हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ई साइंस प्लस। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल में एक एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, उसकी मोमेंट नहीं थी। उसकी वजह से पूरे मटेरियल की भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं थी। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, उसमें एक एटम की मोमेंट है। ओके, लेकिन टोटल मोमेंट आप देखने जाओ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो हमें जीरो मिली थी। हम कब बात कर रहे हैं? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तब मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। सेम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें भी एक एटम की मोमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक छोटे छोटे पार्ट जो है जिसको बोला जाता है डोमेन, एक एरिया, एक वॉल्यूम है, उसको बोला जाता है डोमेन। ये छोटे छोटे जो डोमेन नज़र आते हैं आपको, उसमें जितने भी एटम्स हैं उसकी नेट मोमेंट है, और उस नेट मोमेंट की डायरेक्शन हमने यहाँ पे बोर्ड पे एरो करके ड्रॉ की है। हम कब बात कर रहे हैं? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप नेट मोमेंट देखना चाहते हो, नेट मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो नेट मोमेंट फिर भी हमें क्या मिलती है? जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। लेकिन डोमेन में, डोमेन मीन्स एक छोटा सा वॉल्यूम। बच्चों, जो डोमेन की जो साइज होती है, साइज ऑफ डोमेन वो 1 mm जितनी साइज होती है, और उसमें 10⁻11 जितने एटम्स बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होते हैं। तो एक एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट के पीछे रीज़न क्या है? एक एटम की मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसकी वजह से होती है? तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, उसमें जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन मोशन होती है। जैसे हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल में देखा था, इलेक्ट्रॉन की दो मोशन होती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है, एक स्पिन मोशन होती है। जैसे अर्थ की रोटेशनल मोशन होती है, और ऑर्बिट में भी अर्थ है वो घूमती है, सेम वैसे ही। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल में MO इज इक्वल टू क्या था? MS, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू ईच अदर। दैट्स वाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एटम की मोमेंट के पीछे रीजन है, वो है स्पिन मोशन ऑफ अनपेयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी स्पिन मोशन की वजह से। जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, ये जो डोमेन आपको देखने हैं तो देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। पावरफुल माइक्रोस्कोप से आप इस डोमेन है उसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कुछ बिहेवियर है वो ऐसा होता है। लेकिन जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। आपको पता है नॉर्थ में से फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में जा रही है। उसमें अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख देंगे तो क्या होगा? आपको पता है इसके पास मोमेंट है। अगर एक एटम के पास मोमेंट है, तो सपोज एक एटम की मोमेंट है, उस पर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस पर क्या लगेगा? यस, एग्जैक्टली, उस पर लगता है टॉर्क। और उस टॉर्क की वजह से जितनी भी डोमेन है उस सब की मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, कुछ ऐसे। पूरे मटेरियल की एक कुछ डायरेक्शन में सेट हो जाती है। ओके, तो कौन सी डायरेक्शन में सेट होगी? जहां पे टॉर्क जीरो लगता है तब तक होगी। रोटेट करके कहां पे आ जाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन तो अभी हमने डायग्राम में ली है, कुछ लेफ्ट टू राइट ली है। मोमेंट की डायरेक्शन भी कहाँ पे मिलेगी आपको? लेफ्ट टू राइट।
मीन्स ये साउथ होगा, और रिजल्टेंट में बात कर रहा हूँ ये नॉर्थ होगा। मीन्स अब जो नेट मोमेंट है जो पहले जीरो थी, अब ये क्या हो गई, नॉन जीरो हो गई, और जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेम लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो मोमेंट अभी मिल रही है उसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में ही है। अगर फील्ड की डायरेक्शन में है तो आप इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे मिलेगी। सपोज एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फील्ड लाइन कुछ ऐसी मिलेगी, क्योंकि उसमें इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और बढ़ गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आउटसाइड की कंपैरिजन में। इसके लिए इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी क्राउडेड है, वेयर इज इन आउटसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो फील्ड लाइन है वो कैसी हमने ड्रॉ की है, यहाँ पे डायग्राम में सेपरेटेड ड्रॉ की है। यू नो दैट क्राउडेड फील्ड लाइन क्या इंडिकेट करती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेपरेटेड फील्ड लाइन क्या इंडिकेट करती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम है, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये सभी बातें डिफरेंस लिखने में आपको काम आएगी, जिसकी आप क्विक रिवीजन नोट्स है वो एप्लीकेशन में से देख के डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ये तो था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट सपोज मेरे पास है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ में से फील्ड लाइन साउथ में जा रही है, साउथ की ओर जा रही है। अगर इसमें मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दूंगा तो कैसा होगा, अब आपको पता है ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। नॉर्थ पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और साउथ पे फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन नॉर्थ जहां पे है वहां पे फील्ड लाइन क्राउडेड है, जहां पे साउथ है वहां पे फील्ड लाइन है वो सेपरेटेड है। दैट्स व्हाई Fn इज ग्रेटर देन Fs, मीन्स F नेट इज इक्वल टू Fn माइनस Fs। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कहां पे मिलेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ Fn, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, व्हेन ferromagnetic material is placed in external non-uniform magnetic field, then ferromagnetic material experience force from weaker to stronger external magnetic field. वीक जहां पे है वहां से स्ट्रॉन्ग की ओर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे फोर्स लगता है। बच्चों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो दो टाइप के हैं, उसके अब हम एग्जाम्पल है वो नोट कर लेते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो है एल्निको। एल्निको एक एलॉय है और जो बना होता है वो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर उसमें से बना होता है। दूसरा एग्जांपल लोडस्टोन। लोडस्टोन का यूज़ कहाँ पे होता है, जो परमानेंट मैग्नेट अगर हमें बनाना है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक नीडल, हॉर्सो मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट है वो सब हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। एक बार अगर उसने हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उसको एक्सटर्नल फील्ड की अगर अब हम निकाल दें फिर भी उसके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो रहती है। ऐसे जितने भी मटेरियल है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जो अभी बोर्ड पे एग्जांपल लिखे है। दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा जो टाइप है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, डिस्प्रेसियम, ये सब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल जिसको एक बार हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसके पास से हमें ऐसे ही मैग्नेटिज्म मिलता है, लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे, हटा दे,
तो वापस जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा, नेट मोमेंट जीरो हो जाएगी। हाँ, नेट मोमेंट जीरो होगी, ऐसा नहीं है सिम ऐसा ही स्ट्रक्चर वापस मिलेगा ना, फिर से रैंडम होगा, डायरेक्शन डोमेन की होगी उसमें फिर से रैंडम होगी, लेकिन नेट मोमेंट है उसकी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। वो सब है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ कहाँ पे होता है, वो हम, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक का यूज़ कहाँ पे होता है, हम इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। बच्चों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखने से पहले आपको डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म के वीडियो है वो देखना ज़रूरी है, तो बहुत अच्छे से और बहुत स्पीडीली आप इसको भी समझ पाएंगे। अब थोड़ा मैथ्स यूज़ करते हैं। अब आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारी तीनों थियोरी के स्टेप है सेम है, क्या क्या हमें करना है वो, ओके, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की है वो पैरामैग्नेटिक की कंपैरिजन में ज़्यादा है। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक दोनों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने से फोर्स है वो वीकर टू स्ट्रॉन्गर की ओर लगता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स है इस पे लगेगा। ओके, तो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो पैरा की कंपैरिजन में ज़्यादा है। आपको याद होगा पैरामैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या थी, पॉजिटिव थी, और एक पॉजिटिव नंबर इसके बीच में थी, लेकिन फेरो की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो एक से भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस 1 क्या, ये तो 1000 से भी ज़्यादा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। बहुत बड़ी वैल्यू में मैं एक ऐड कर दूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1 या फिर इज ग्रेटर देन 1000 या फिर इज ग्रेटर देन 1000, ज़्यादा वैल्यू है म्यू आर की, तो म्यू आर की वैल्यू ही बड़ी है। म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाई म्यू ज़ीरो, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू ज़ीरो। उसका मीनिंग है म्यू की वैल्यू है वो म्यू नॉट से भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, या फिर 1000 टाइम म्यू ज़ीरो लिख सकते हो। ये तो एक रैंडम नंबर लिखा है, इसकी रेंज में होती है, इसके लिए हम याद ये रखेंगे परमिएबिलिटी ऑफ एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। रही बात टेम्परेचर की, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, आपने क्यूरीज लॉ पढ़ा है अभी लास्ट वीडियो में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन हमें मिला था। मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, माई मीन्स टू से दैट मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना उसका मीनिंग है नेट मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डिक्रीज होना। जो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंट मिली थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगी। सेम डायरेक्शन की जगह पे अब डायरेक्शन डिफरेंट होती जाती है। ओके, उसका मीनिंग है ये वैल्यू जो है वो हमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट्स व्हाई मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसे हो रहा है। जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टोटली कन्वर्ट होके पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है बच्चों, उस टेम्परेचर को कहा जाता है प्यूरी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे पास एक मटेरियल है, उसका इनिशियली टेम्परेचर है सपोज 350 केल्विन है, 350 केल्विन। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, एक टेम्परेचर ऐसा मिला 400 केल्विन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टोटली कन्वर्ट होके मिल जाए, ऐसा प्रॉपर्टी है, टोटली कन्वर्ट होके मिल गया पैरामैग्नेटिक में। तो ये जो टेम्परेचर है उसको कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। अगर इसके बाद और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, सपोज 440 केल्विन कर दिया, तो मोर देन क्यूरीज टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो रिलेशन है वो हमें मिलता है, वो है काई m इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, जहां पे टी की वैल्यू क्या है, क्यूरी टेम्परेचर से बड़ी वैल्यू है, मोर देन क्यूरी टेम्परेचर। ये जो c है वो क्यूरी कांस्टेंट नहीं है, पहले तो वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर c इज proportionality constant and its unit is केल्विन। उसका यूनिट क्या होगा, केल्विन। यहां से मिल जाएगा, देखो आप, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यूनिटलेस क्वांटिटी एंड टेम्परेचर उसका यूनिट होता है केल्विन, तो सी का यूनिट केल्विन केल्विन होगा, तभी तो ये यूनिटलेस मिलेगा। दैट्स व्हाई यूनिट ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज केल्विन। ये रिलेशन किसके लिए है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए में रिलेशन क्या मिला था, काई m इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी, वेयर सी इज क्यूरीज कांस्टेंट। याद रखना वो बात। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए eScience Plus। अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर में से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। थैंक यू।